अमित शाह की एक मीटिंग से ओवैसी डर गए हैं। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक रूप से खौफ में हैं और सिर्फ खौफ में असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, अमित शाह की इस मीटिंग से पाकिस्तान टेंशन में है, बांग्लादेश टेंशन में है और टेंशन में तो अमेरिका भी है और डोनाल्ड ट्रंप भी है। हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे कि इस बैठक में ऐसा क्या हुआ और अमित शाह ने इस मीटिंग में जो फैसला लिया है उससे वो क्या कुछ करने वाले हैं, इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुन लीजिए। आप जानते हैं कि देखिए, अभी आप साबिर भाई भी देखे होंगे, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उनको ये बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा। और तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम एसआईआर में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए, वो उसको भी चेक करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए, वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। तो सुना, ओवैसी कह रहे हैं कि अमित शाह अगर कोई फैसला ले रहे हैं, अगर कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो फिर वो हवाई नहीं हो सकते, उसे हल्के में मत लीजिए। और अमित शाह की जो ये तस्वीर मीटिंग की देख रहे हैं, इसमें अमित शाह ने ऐसा क्या फैसला ले लिया कि ओवैसी से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका टेंशन में है। दरअसल पिछले साल 2025 में 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से कहा था कि जो बाहर से दूसरे देशों से जो लोग भारत में आ रहे हैं, जो इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास जो डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, उसको लेकर के देश बड़ा कदम उठाने जा रहा है और इसको लेकर के एक कमेटी का गठन किया जाएगा। और वो कमेटी पूरे देश के अंदर घूम घूम के इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के जिलों में विशेष तौर से एक रिपोर्ट तैयार करेगी। वैसे ये पूरे देश के अंदर की रिपोर्ट तैयार होगी, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के जिलों को लेकर के विशेष ध्यान में रखा जाएगा। ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि किस इलाके में आज से 2 दशक पहले, 4 दशक पहले, 6 दशक पहले आजादी के समय किस समाज की, किस जाति की, किस बिरादरी के कितने लोग थे और क्या उसके बाद में कोई बड़ा बदलाव आया है, किसी एक वर्ग की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, या फिर किसी एक जाति के, किसी एक वर्ग के या किसी दूसरे क्षेत्र के लोग एक साथ बढ़ करके किसी दूसरे इलाके में ज्यादा बढ़ गए हो। ऐसा ये कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी, हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस। ये जो कमेटी बनाई गई है, इसके जो अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस है, उन जस्टिस का नाम है प्रकाश प्रभाकर नवलेकर, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कमेटी के जो मेंबर है, उसमें जो जनगणना होती है, वो जनगणना जो कमिश्नर है, उसके आयुक्त है मृत्युंजय कुमार नारायण, इनको इसका मेंबर रखा गया है। इसके अलावा रिटायर आईएएस अधिकारी है दुर्गा शंकर मिश्रा, उनको इसका मेंबर रखा गया है। इसके अलावा रिटायर आईपीएस अधिकारी है बालाजी श्रीवास्तव, उनको रखा गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की जो सदस्य है डॉक्टर शमिका रवि, उनको भी इसका मेंबर बनाया गया। अब आप यहां पर 3 चीजें और समझिए, पहले मैं और बताता हूं। इसके अलावा सदस्य सचिव बना गया है गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी। कौन से जॉइंट सेक्रेटरी? विदेशी वन। दरअसल ये विदेशी वन वाली जो डेजिग्नेशन है ना, ये विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय का अधीन होती है। ये वो जॉइंट सेक्रेटरी होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि दूसरे देशों से आने वाले लोगों से जुड़े सारे मामले वो देखते हैं, उनसे जुड़े मामले वो देखते हैं। उन लोगों में चाहे वो वीजा पर आ रहे लोग हो, चाहे वो नागरिकता के लिए आ रहे लोग हो, चाहे वो व्यापार के लिए आ रहे लोग हो, किसी भी स्वरूप में देश के बाहर से अगर कोई व्यक्ति इंडिया में आ रहा है, उससे जुड़े क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए, उससे जुड़ी क्या एसओपीज होनी चाहिए, क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, वो सारा का सारा ये देखते हैं। अब पहले तो जिन अधिकारियों को रखा गया है मेंबर, वो देखिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उसके हेड है। ये तो बहुत क्लियर हो गई कि वो एक क्रेडिबिलिटी भी होती है, निष्पक्षता का भी उससे आकलन होता है। और अमित शाह के क्लियर इंस्ट्रक्शन है, रिपोर्ट पूरी तरह से सटीक और निष्पक्ष होनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल एजेंडे वाली रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। अब जनगणना आयुक्त उसके मेंबर है। जब जनगणना आयुक्त जो मेंबर है
जिसका जिम्मा जनगणना करने का हो, उसे देश के अंदर किस इलाके में कितनी जनसंख्या, कब, कैसी, किस स्वरूप में थी, उसकी सब जानकारी होती है। तो ये रिपोर्ट बनाते समय ये सारी चीजें उनके ध्यान में रहेगी। दूसरा, आईएएस अधिकारी को लिया गया है ताकि पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट उसमें दिए जा सके, क्योंकि ये जो कमेटी बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ इस बात की रिपोर्ट तैयार नहीं करेगी कि डेमोग्राफी कहां बदली है, कितनी बदली है, कैसे बदली है, बल्कि ये कमेटी ये भी बताएगी कि डेमोग्राफी को बैलेंस रखने के लिए किसी भी इलाके में आने वाले समय में किसी भी एक वर्ग की आबादी बहुत ज्यादा ना बढ़े, इसको बैलेंस रखने के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या रेगुलेशन होने चाहिए। कोई भी दूसरे जैसे, और ये सबसे ज्यादा जो ये कमेटी है ना, ये बांग्लादेश से जुड़े बॉर्डर के लिए खतरनाक, क्योंकि वहां पर बड़ी तादाद में घुसपैठ होती है और घुसपैठ होने के बाद में धीरे 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 वो वहां पर स्थायी हो जाते हैं। आईपीएस अधिकारी हैं तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई चीजों को बहुत डिटेल में देखेंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की मेंबर भी है, यानी कि आर्थिक रूप से उस डेमोग्राफिक बदलाव का उस इलाके में क्या इंपैक्ट पड़ा है, आने वाले समय के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सरकार की आर्थिक योजनाओं या जनता के जो उस इलाके के हितों के लिए जो योजनाएं बन रही थी वो कैसे प्रभावित हो रही है, और आर्थिक रूप से ये जो प्रवासी घुसपैठिए हैं वो देश के लिए कितना किस इलाके में नुकसान कर रहे हैं, उसका भी आकलन हो जाएगा। और गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई ये कमेटी है, इसके जब पदेन सचिव ये अधिकारी रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो नई रिपोर्ट बनेगी, नए जो सुझाव दिए जाएंगे, जो पूरी की पूरी एसओपी तैयार करने की गाइडलाइन दी जाएगी, उसमें इनका रोल महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब जरा कुछ आंकड़ों को देखते हैं। पश्चिम बंगाल, आप सोचेंगे कि यार इतना कितना डेमोग्राफी चेंजेस सरकार के लिए चिंता का विषय है, तो कुछ आंकड़े देखिए। अगर हम पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफिक बदलाव की बात करते हैं, पॉलिटिकल लैंग्वेज, वैसे एक बात को समझिए, डेमोग्राफी बदलाव का मतलब किसी जाति या धर्म से नहीं होता है। डेमोग्राफी बदलाव का मतलब है कि इस इलाके में पहले ये लोग रहते थे, फिर कोई दूसरा तबका आया, वहां रहने लगा। हो सकता है वो दूसरे राज्य का भी हो सकता है वो दूसरे जिले का भी हो सकता है। डेमोग्राफी बदलाव का मतलब क्षेत्र से भी है कि अगर राजस्थान के जयपुर, राजस्थान की राजधानी है, जहां पर आज से 30 साल पहले वहां के जो मूल निवासी है वही ज्यादातर रहते थे, लेकिन समय के साथ मान लो वहां पर रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, सबसे सटीक के देश की राजधानी है। आजादी के समय शायद उतने बाहर के लोग दिल्ली में नहीं होंगे, लेकिन आज की तारीख में दिल्ली के जो मूल निवासी थे उनकी आबादी का रेशियो जो है वो बहुत कम हो गया है, और जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में रहने वालों की तादाद है वो बढ़ गई है। यानी कि दिल्ली की डेमोग्राफी पिछले 70 सालों में पूरी तरह से बदल गई है। डेमोग्राफी बदलने का मतलब ये होता है कि वहां पर जो पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाले लोग थे उनके अलावा दूसरे लोग आकर के बस गए। लेकिन पॉलिटिकल लैंग्वेज में इसे जाति और धर्म की विशेष तौर से आंकड़ों से देखा जाता है। और यही वजह है कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, डेमोग्राफी चेंजेस से जुड़े आंकड़े दिखा रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था, तो कई रिसर्च जो एक प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए थे उनमें भी विशेष तौर से धर्म का जिक्र था। खैर, पश्चिम बंगाल के अंदर अगर डेमोग्राफी बदलाव को 3 फेज में काउंट करते हैं, पहला फेज देश की आजादी के बाद में 1947 से लेकर 1961 तक, यहां पर कुछ जिलों की, और ये जो रिपोर्ट थी वो 10 जिलों के सर्वे के आधार पर बनाई हुई थी। 10 जिलों में से कूच बिहार में 158% का डेमोग्राफी बदलाव हुआ है। जो मूल निवासी थे उनके अलावा दूसरे लोग वहां आकर के बसे। कब का यह आंकड़ा है? 1947 से 1961 तक। ये लगभग आजादी के बाद के 14 सालों का है। दार्जिलिंग के अंदर 145.67% दूसरे लोग आ गए। यानी कि पहले अगर 100 लोग वहां के मूल निवासी थे तो 145 दूसरे लोग आकर के बस गए और वहां की आबादी 250 हो गई। यानी कि मूल निवासियों की आबादी कम हो गई, दूसरों की आबादी वहां पर ज्यादा हो गई। जलपाईगुड़ी के अंदर 124% से ज्यादा का डेमोग्राफी बदलाव है। उत्तर दिनाजपुर में 52.55% से ज्यादा का डेमोग्राफी बदलाव है। 24 परगना के अंदर 50.93% से ज्यादा का वहां पर डेमोग्राफी बदलाव हुआ है। उसके बाद में 1961 के बाद में अगर दूसरा फेज देखा तो 1971 के युद्ध के बाद में बड़ी लेवल पर बांग्लादेश से वहां पर लोगों का जो बांग्लादेश से बड़ी तादाद में 1971 के युद्ध के बाद में भारत में घुसपैठ हुई है। पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। नदिया के अंदर 23.98% का बदलाव आया वहां की डेमोग्राफी में, यानी कि पॉपुलेशन के मूल निवासियों से अचानक से 23% दूसरे लोग आकर बस गए। कूच बिहार के अंदर 20.71%, जलपाईगुड़ी के अंदर 13.60%, 24 परगना के अंदर 10.77%। और इसमें कई तरह के लोग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो ज्यादातर इंडिया में आ रहे हैं वो
वहां के अल्पसंख्यक है। वहां के अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जैसे पाकिस्तान और जैसे हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक आते हैं और बाकी के धर्म अल्पसंख्यक में आते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम बहुसंख्यक है, वहां पर अल्पसंख्यक बाकी होते हैं। तो उनको वहां पर जो तमाम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसकी वजह से वहां के अल्पसंख्यक बड़ी तादाद में इंडिया के अंदर आते हैं। इसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में अगले फेज तीसरे चरण की बात करते हैं, तो 1991 के बाद में बड़े बदलाव हुए। सीमा पर जो फेंसिंग की काम किया गया है, बीएसएफ की तैनाती की गई है, वहां पर जो निगरानी बढ़ाई गई है, वो इस समय तक आते 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 देखो, दो तरह के आंकड़े आपको मैंने पीछे बताए। देखिए, मैं वापस आंकड़े बताता हूं कि जो आजादी के बाद का पहला फेज था, वो बड़ी स्तर पर डेमोग्राफी बदलाव हुआ। सेकंड फेज में डेमोग्राफी बदलाव थोड़ा सा धीमा हुआ, उतना बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। और धीरे धीरे 1991 तक आते आते सीमा पर फेंसिंग की गई, बीएसएफ की तैनाती की गई, निगरानी पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा सख्त की गई। इसलिए उसके बाद में धीरे 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 जो बॉर्डर इलाकों की डेमोग्राफी है, वो बदलनी कम हुई है, स्लो हुई है, खत्म नहीं हुई है, लेकिन स्लो वहां पर जरूर हुई। असम राज्य के अगर कुछ आंकड़े ले लिए जाए पश्चिम बंगाल के अलावा, अगर धर्म के आधार पर 1911 से लेकर के 2011 तक 100 सालों के जो आंकड़े अगर देखे जाए, तो 1911 के अंदर असम के अंदर हिंदू 68% थे, 31 के अंदर 70% हुए, 51 के अंदर 72% और 1971 के युद्ध के समय सबसे महत्वपूर्ण 72.51% से, लेकिन 2011 तक आते आते वहां पर लगभग 12% के आसपास असम के अंदर हिंदुओं की आबादी घट गई। घटी कैसे? वहां तो जितने थे, लेकिन बाहरी प्रवासी ज्यादा आकर के बस गए जो अन्य धर्मों से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से यहां हिंदू रेशियो घटा है। और रेशियो जो बढ़ा है वो दोनों बढ़ा है, मुस्लिम रेशियो भी बढ़ा है और ईसाई रेशियो भी बढ़ा है। क्योंकि ईसाई 1911 में असम में सिर्फ आधा प्रतिशत थे, 0.59 थे, जबकि यहां तक आते आते 2011 तक 3.25% ईसाई हो गए। और मुस्लिम आबादी जो 16% के आसपास थी 1911 में, वो आज 34.22% असम के अंदर हो गई है। अब उसके बाद में एक एग्जांपल और लेते हैं। डुबरी जिले के अंदर जो धर्म के आधार पर जो वहां पर जो डेमोग्राफी बदलाव हुआ है, उसको देख लिया जाए। वैसे मैंने डेमोग्राफी बदलाव का डेफिनेशन बताया कि डेमोग्राफी बदलाव में किसी भी रूप में किसी भी एक धर्म जाति है उससे रिलेटेड नहीं होता, लेकिन जो बदलाव इंडिया में जो मोटे लेवल पर जो माइग्रेट हुई है सोसाइटी, वो धर्म के आधार पर ज्यादा हुए। डुबरी जिले का अगर एग्जांपल लिया जाए तो 1911 के अंदर यहां पर लगभग 40% के आसपास मुस्लिम आबादी थी। 1971 में 1991 तक आते आते यह आबादी सीधे के सीधे 80%, 70% के आसपास चली जाती है और 2011 में लगभग 79% तक यहां पर मुस्लिम आबादी पहुंच जाती है। ये कुछ उदाहरण हैं जिसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि कैसे डेमोग्राफी में बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं। अब अगर हम नक्शे के जरिए कुछ चीजों को समझने की कोशिश करें तो देखिए, देश का ये नक्शा है, विश्व के नक्शे के ऊपर ये इंडिया का नक्शा है। इंडिया के नक्शे को जब हम देखते हैं तो डेमोग्राफी बदलाव जो सबसे ज्यादा हुआ है वो एक तो बांग्लादेश के आसपास जो पश्चिम बंगाल की सीमा है, वहां पर बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है डेमोग्राफी में। इसके अलावा जो आसाम है, आसाम का भले ही सीमा पश्चिम बंगाल से यहां पर कम लगती हो, लेकिन आसाम में बड़े स्तर पर डेमोग्राफी बदलाव हुआ है। इसके अलावा डेमोग्राफी बदलाव हुआ त्रिपुरा में। ये नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में हुआ और सबसे ज्यादा जो ये डेमोग्राफी वाली जो कमेटी बनी है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए बनी है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो रहा है। क्योंकि म्यांमार, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, इस इलाके के अंदर अमेरिका के बड़े इंटरेस्ट है। अमेरिका यहां पर कई बार, जैसा कि मैंने बताया, जोगम नाम की एक अलग कंट्री बनाना चाहता है, जिसमें म्यांमार का हिस्सा है कुछ, जिसमें बांग्लादेश का कुछ हिस्सा है, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से। आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो जोगम नाम की क्या थ्योरी है, उसमें कौन कौन से इलाके आते हैं, कितने सालों से इस पर अमेरिका लगा हुआ है, और अमेरिका यहां पर जोगम नाम की कंट्री अलग से बनाने में उसको क्या, दुनिया की जो पंचायती है, वैश्विक पावर के तौर पर है, उसको क्या फायदा होगा, इस बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर बहुत सारे लोगों की ये कमेंट आए कि जोगम कंट्री क्या है, हमको उस बारे में बताइए। तो अमेरिका के इस इलाके में बहुत बड़े इंटरेस्ट है, लिहाजा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पर अमेरिका की सबसे ज्यादा नजर है। वो लड़ाने के लिए भले हिंदू और मुसलमानों का इस्तेमाल करे, लेकिन जो वहां पर पावर गेम खेलना है वो अमेरिका को खेलना है असल में। और इसलिए इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट में डेमोग्राफी बदलाव पर पिछले 4-5 सालों की स्टडी होना बहुत जरूरी है। बाकी डेमोग्राफी बदलाव राजस्थान जैसे प्रदेश को प्रभावित करते हैं, पंजाब को प्रभावित करते हैं, जम्मू कश्मीर को प्रभावित करते हैं। हालांकि
यहां पर जम्मू कश्मीर में फिर भी डेमोग्राफी बदलाव कह सकते हैं, बाकी पंजाब और राजस्थान में उतने बड़े स्तर पर डेमोग्राफी बदलाव नहीं हुई है जितनी नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुई है, जितनी कश्मीर के अंदर हुई है 1990 के बाद के दौर में आतंकवाद का जिस तरीके से एक पूरा दशक चला है उसके बाद में। लेकिन जो अमित शाह की जो नजर है वो नॉर्थ ईस्ट पर है। अमित शाह वहां पर अमेरिका को पटखनी देना चाहते हैं। अमित शाह हर हाल में अमेरिका के मंसूबों को, जिस तरीके से उन्होंने जब से मणिपुर के अंदर पेट्रोल डीजल गैस के जो भंडार, प्रचुर मात्रा में एनर्जी भंडार जमीन के नीचे मिले हैं, उसके बाद से अमेरिका ने मणिपुर को पूरी तरीके से वहां पर अशांत प्रदेश बना रखा है। मणिपुर के बाद में धीरे धीरे अब वो मिजोरम और उस इलाकों की तरफ भी ये आग को पहुंचाना चाहते हैं और नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से अमेरिका डिस्टर्ब रखना चाहता है ताकि इंडिया को भी चेक एंड बैलेंस किया जा सके, इंडिया को भी बड़े मामला बनाए जा सके कि हम नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा पीछे हो रहे, आप हमारा ये काम करो। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं बार बार कह रहा हूं, अमित शाह जिस तेजी से कुछ इंपॉर्टेंट फैसले ले रहे हैं, जाहिर है ये फैसले किसी सामान्य प्रक्रिया के नहीं है, ये फैसले किसी बड़े मिशन के लिए हो रहे हैं। आपकी इस मामले को लेकर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।